बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूँगा कि हमारे समाज में अनेकों महापुरुष जन्मे। हम लोग नहीं जानते होंगे उन्होंने कितना हमारे लिए संघर्ष किया, कितनी प्रताड़नाएं झेली और अपनी कितनी कुर्बानियां दी। हमारे बीच हर समाज के अपने अपने महापुरुष हुए जिन्होंने अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अब मैं देखता हूं कि जिन लोगों के लिए हमारे समाज के महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, आज वही लोग उन्हीं को भुलाकर बैठे हैं, उनके लिए ये आवाज नहीं निकलती है। तो ये तो नमक हलाली हुई। जिनसे हमको नमक हरामी करनी चाहिए उनसे हम कर नहीं पाते। वो चार जूते मारते हैं, गरियाते हैं, फिर पुचकार कर बुला लेते हैं कि बेटा आओ हम तुम्हारे साथ ही हैं। होता है ऐसा या नहीं होता था? माता बहनों, आज हमारी माताएं बहनों के बीच आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उनको बोलने का हक अधिकार उस समय नहीं था। न पढ़ सकती थी वो, न अपनी कोई बात कह सकती थी, न अपने मन का पहन सकती थी। बताइए, आज जो माल जेवर के लिए लड़ती है गांव भर में अपने सास ससुर से, अपनी माताएं बहनों से, तो पहले का जमाना कैसा था जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। और ज्यादा समय की बात नहीं करना चाहूंगा मैं। जो आपकी एक पीढ़ी गुजर चुकी है, जो आपके परदादा दादा रहे होंगे, उनसे पूछिएगा कि कितनी प्रताड़नाएं उन्होंने झेली हैं। झेली या नहीं झेली? सभी लोग तेज से बोला करिए, क्योंकि हम लोग उस समाज से आते हैं कि जो कभी से डरा नहीं है, कभी किसी के आगे झुका नहीं है और हमेशा से हमारी लोगों की आवाज बुलंद रही है। तो सभी लोग अपनी आवाज को तेज से करके बोले ताकि जो लोग आसपास के लोग हैं वो लोग भी सुने कि यहाँ पर भीम आर्मी के लोग आए हैं और अपने समाज के अंदर, अपने लोगों के अंदर मरी हुई लाश को जिंदा करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग तेज से बोले, कोई भी सवाल जवाब हो उसका जरूर जवाब दें। मैं बताना चाहूंगा, धोबी समाज से आते हैं जो कि संत गाडगे महाराज। जो लोग जानते हैं वो लोग अपना पहले हाथ उठाएं। संत गाडगे महाराज को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि अगर आपके पास खाना ना हो तो नमक मिर्चा खा लेना, अगर आपके पास बर्तन ना हो तो हाथ पे रखकर खा लेना, लेकिन अपने बच्चों के पास से कभी कलम किताब नहीं छूटने देना। और ऐसा क्यों कहते थे, ये कोई मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है कि संत गाडगे महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा था? तुम छोड़ो, और कोई है जो बता सकता है? पता, हालांकि पता कई लोगों को है, लेकिन वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं। पढ़े लिखे तो सभी लोग होंगे। अब गलती आप लोगों ने थोड़ी ना है, गलती है उन भीख मांगने वाले लोगों की जिनका आप लोगों ने राजा बनाए दियो, है ना? हेलो, हमारे छोटे बड़े भाइयों से नमस्कार है। ये सब जानते हैं, सब पूछते हैं। बात ये है, अपना रूखा सूखा खाइए, अपनी आगे पीढ़ी आने वाली उसको खूब पढ़ाइए लिखाइए, ठीक है? और हम सबको जानते हैं, हमको सब जानते हैं। ऐसा कोई भाई बंधु है जो हमें नहीं जानता है, ये सब हमारे नागरिक हैं। ऐसा है, अपने छोटे बड़े बच्चों के लिए कष्ट करो, मगर इसके लिए कष्ट मत करो दारू पीने जाओ जगरौली, दारू पीने जाओ थकवा, दारू पीने जाओ गुलरिया। ये किसके लिए कष्ट मत करो। कष्ट करो तुम्हारा कोई बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा कोई संकट आ जाए, उसके बाद पैसे मांगो। वो पैसा मांगना अच्छा लगता है। लाइए 20 रुपये, लाइए 100 रुपये। किसी की जेब में खजाना रखा है भाई? कुछ नहीं रखा है। बात को समझिए, अपनी बात को रखिए और आगे बढ़ाइए। तो पहले तो भाई के लिए हमारे जोरदार तालियां कि वो यहाँ पर आकर अपनी बात को रखा और जो भी बताया वो सही बताया, क्योंकि कलम किताब से वो हमको ताकत मिलती है जो ताकत हमको किसी देवी देवताओं ने नहीं दिला पाई।
इतने देवी देवता किसी ने दिला पाए बताइए? और इतनी घटनाएं हमारे समाज के प्रति घटती हैं, कभी कोई देवी देवता आया हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए? कभी नहीं आया। जैसे कि अभी कुछ ही दिन की बात है, 5 साल बच्ची का रेप मंदिर के अंदर हो जाता है। वैसे तो माता सबके ऊपर आ जाती हैं, अब क्यों नहीं उसको बचाने के लिए उनके ऊपर आई? आती या नहीं आती? आप लोग देखते होंगे नवरात्रि में किसी किसी के ऊपर माता आती है। लेकिन अभी जब उस बच्ची का रेप हुआ, छोटी सी बच्ची 5 साल की बच्ची, आप लोग समझ सकते हैं कितनी उसने दर्द वगैरह झेला होगा, चीखें आई होंगी, लेकिन फिर भी माता के कानों तक आवाज नहीं गई। जिनके लिए आप लोग डेली अगरबत्तियां धूप बत्तियां जलाते रहते हैं, आरतियां गाते रहते हैं, तो उससे हम लोगों का क्या फायदा होता है ये बता दीजिए? कभी भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो हमारी रक्षा कहां से करेगा? जब हम लोग कभी कभी से कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं या कोई बस यात्रा कहीं ट्रेवलिंग पर ले जाते हैं, तो देखते हैं पलट जाती है। कांवड़ यात्रा में इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है बताइए? हम आपके घर आए, हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग लेंगे? कि हमारे लिए हमारे घर कोई आ रहा था, हमारे जो भी रिश्तेदार थे या कुछ भी थे, आ रहे थे, आज उनका एक्सीडेंट हो गया, हम लोग देखने जाना चाहिए। लेकिन जब हमारे माताओं बहनों के साथ कुछ गलत होता है, जो हमारी माताएं बहनें प्रताड़ना झेलती हैं, तब वो लोग क्यों नहीं देखने आते हैं? क्या कमी होती है? उनके पास इतनी शक्तियां हैं, इतने वरदान हैं, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते, है ना? इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि पूजो उनको जो तुम्हें हक अधिकार दिलाए हो। पूजो उनको जिनके विचारों पर चलकर आपको ताकत मिले, आप संघर्षशील बने और अपने समाज के लिए कुछ करें। क्योंकि हम अपने समाज के लोगों को, अपने महापुरुषों को पूजते हैं, इसीलिए आपके बीच आकर आप लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो संविधान नहीं होता, और संविधान नहीं होता तो आज जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है वो कभी भी जिंदगी में कितनी भी ताकत लगा लेते आप लोग, कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाती। क्योंकि जब हमारे महापुरुष हमारे संघर्ष कर रहे थे, हमारे लड़ रहे थे, हमारी लाठियां खा रहे थे, तब हम लोगों के बीच के लोग ही कहते थे अगर इनका हम साथ देंगे तो हमारे ऊपर पाप लगेगा। किस चीज का पाप लगेगा? कि अपने हक अधिकारों के लिए अपने लोगों के लड़ना अगर पाप है तो हमें बता दीजिए कि ऐसी जिंदगी का क्या हमारे पास होने का क्या हर्ज है? बताइए, कोई फायदा है? जब रोज घुट कर हम मरे, लाश की तरह पड़े रहे और हमारे साथ इतना अन्याय होता रहे और हम आंख बंद कर देखते रहे, तो हमारे जीने का कोई अधिकार है? बताइए, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप सभी लोग अपनी ताकत बनाइए, अपने गांव घर में संगठित होकर रहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जगहों पर गांव परिवार के परिवार अलग हो जाते हैं, बस छोटी थोड़ी 2-2 अंगुल की जगह के लिए लाठियां चल जाती हैं, खपड़ी फूट जाती है और मर्डर भी हो जाते हैं। और उन मर्डर का हर्जाना आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब 2 भाइयों के बीच लड़ाई होती है तो दोनों परिवार अलग हो गए। अब जो उनके बच्चे होंगे वो भी आपस में नहीं बोलेंगे कि उनके साथ लड़ाई है तो उनके घर नहीं जा सकते। हालांकि वो हमारा ही परिवार है, हमारे ही लोग हैं, लेकिन हम लोग पास नहीं बैठ सकते। और इसी के चक्कर में ये मनवादी लोग, जो कि 4 हैं आपके यहाँ, जो 4 लोग हैं, वो 400 लोगों पर राज कर रहे हैं। यही तो है कि आपको लड़ा दिया, बस दोनों को वोट ले लिया, आराम से राज कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? हमारी तो है नहीं कि हम तो आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। आज आए, किसी और दिन भी आएंगे, आप नहीं समझेंगे, फिर भी हम लोग आते रहेंगे। लेकिन जब तक आप लोग विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को कोई कितना भी बड़ा नेता विधायक कुछ भी आ जाए, हमारे लिए कितनी भी लाठियां खा ले, हम लोग नहीं सुधर पाएंगे। और जो लोग वोट की ताकत को नहीं समझ पाए, वो लोग अपने हक अधिकारों को क्या समझ पाएंगे, अपनी समस्याओं का क्या समझ पाएंगे? क्योंकि बाबा साहब ने जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, किसके लिए लड़ी? हमारे लिए लड़ी, आप लोगों के लिए लड़ी, हमारे समाज के लिए लड़ी या ना लड़ी?
लेकिन हमारा समाज क्या करता है, उसी वोट को एक पौवे पे बेच देता है। कहते हैं कच्ची दारू कच्चा वोट है, पक्की दारू पक्का वोट। तो अब बताइए, कच्ची दारू कच्चा वोट करने के लिए बाबा साहब ने इतनी लड़ाई लड़ी, उनको क्या जरूरत थी अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करने की? अगर वो चाहते तो किसी से भी उस समय 200-300 करोड़ रुपए ले लेते या नहीं ले लेते। आज के दिन चंद्रशेखर भाई चाहे कोई भी मंत्री पद ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते, और कितना भी पैसा चाहे वो अगर बोल दें कि हमको इतना पैसा चाहिए तो वो लोग आएंगे, उनके घर में रखकर चले जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। लगेगा बताया नहीं लगेगा। लेकिन वो क्यों नहीं लेते हैं, क्यों हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं बताइए, पता है किसी को? हाँ, कि हमारा समाज जागरूक होगा और हम तब भी ताकतवर बन जाएंगे और हम तब भी पैसे वाले बन जाएंगे जब हमारा समाज एक पास इकट्ठा होगा। क्योंकि अगर एक अकेला खर्च करे तो उसके पास से 10 रुपए जाएंगे, लेकिन अगर 10 लोग मिलकर खर्च करें तो उसके पास से 1-1 रुपया जाएगा, है ना। और हमारे पास जब हजारों करोड़ों का परिवार होगा तो हमारे पास हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही हैं, अगर 1-1 रुपया तक देगा तब भी हमारे पास इतने होंगे। इसलिए हम लोगों को पैसे के लिए नहीं लड़ना है, ठीक है। हमको लड़ना है हमारे हक अधिकारों के लिए, हमको लड़ना है उस कुर्सी के लिए जिससे हमारी लड़ाई है, हमको लड़ना है अपने सम्मान के लिए जो हमको समाज में बराबरी का हक नहीं मिलता है, हमको लड़ना है उन लोगों से जो हम लोगों को नीच बताते हैं, ठीक है। और ईवी रामास्वामी को आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था, उनका एक कोट है, मैं बताना चाहूंगा कि जला दो ऐसे ग्रंथ को जिसने तुमको नीच कहा, है ना, कि जला दो ऐसे ग्रंथ को जिसने तुमको नीच कहा। अब जलाना ही बेहतर है, क्योंकि हम लोग जब अपने आप को नीच मानेंगे, नीच तो वो लोग हैं जो हमारे घर में भीख मांग कर खाते हैं और हमारे पास से लेकर जाते, फिर कहते हैं हम इनके पास खाना नहीं खाएंगे, भंगी हैं, ये चमार है, इनके घर पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। और जब बाबा साहब पढ़ रहे थे तब इन्होंने इतना संघर्ष झेला कि आज के दिन अगर किसी बच्चे से कह दिया जाए कि तुम ये नहीं कर पाएंगे, वो तुरंत अपना बस्ता फेंकेगा कि हम जा रहे दिल्ली कमाने। होता है नहीं होता ऐसा? क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के गांव का जो इन्वायरमेंट होता है वो शुरुआत से इन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि किसी को पढ़ने लिखने में मजा ही नहीं आती है, और जिस काम में आपको मजा नहीं आएगी वो कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते। कितना भी कुछ कोशिश कर लो आप लोग, कि आप लोग कितना भी कोशिश करो, किसी चीज के लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, किसी चीज के लिए जब तक आप मजा लेकर उसको नहीं करेंगे, तब तक आप लोग सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने समाज को जगा रहे हैं तो हमको इसमें मजा आ रहा है, इसीलिए तो हम आपके बीच आ रहे हैं। क्या हमको मिलता है? कुछ भी नहीं। अपना पेट्रोल फूकते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन हमको मजा आ रहा है ये देखकर कि जब हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी उनका नाम इतना आ रहा है, और जिस दिन हम मरेंगे तो हमको देखने के लिए लोग कितने आएंगे। क्योंकि अभी आपके लिए भी आपके बीच में आकर आपको समझा रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता किसी दिन अगर हम मर जाते हैं और हमारे साथ बाबा, जैसे बाबा साहब को लोग देखने आए थे, वैसे लोग जब देखने आएंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे परिवार वालों को बड़ा अच्छा लगेगा कि जिस चीज के लिए अमन ने मेहनत की वो आज पूरा कर उसने दिखाई। क्योंकि जो हम आज बोल रहे हैं उसका मजा हमारी पीढ़ियां लूटेंगी। जैसे कि जो हमारे महापुरुषों ने बोआ, जिसकी सिंचाई की महापुरुषों ने अपने खून से, उसका मजा आज हम लोग कुर्सियों पर बैठकर ले रहे हैं, उसका मजा आज हम लोग खटियों पर लेट कर ले रहे हैं। कभी वो समय था जहां पर आप लोग उनके सामने बैठ नहीं सकते थे, उनके सामने थूक नहीं सकते थे, उनके सामने आप निकल नहीं सकते थे। जो फूले मूवी रिलीज हुई है अभी, उस पर इन ब्राह्मण लोगवाद के लोगों ने इतना अपने संगठित होकर उन लोगों ने बहुत विरोध किया। अब उनको क्या दिक्कत है उस मूवी से? उसमें दिखाई गई वो सच्चाई दिखाई गई है, जो आप लोगों ने किया वो दिखाया गया उसमें, लेकिन फिर भी आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। किस लिए विरोध कर रहे हैं किसी को मालूम है? क्योंकि वो विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो सोई हुई कौम है ये कभी भी जाग ना पाए, और हमारा समाज कुंभकर्ण तरीके से सोता रहता है। अगर कोई भाई बंधु अगर आपके गांव से बढ़ना भी चाहेगा तो उसको खींचने की कोशिश करेंगे, है गांव से निकल रहा है कि वहां ना जाओ, वहां लाठियां पड़ेंगी।
वहां ना जाओ, वहां तुम पे मुकदमे लगा दिए जाएंगे। होता है नहीं होता ऐसा? क्योंकि हम जो अपने गांव से निकले थे तो हमारे लिए भी कहा गया था कि भीम आर्मी के लोगों के हाथें निकाल ली जाएंगी, भीम आर्मी के लोगों के डंडों से उनके पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। लेकिन हम डरे नहीं, हमारे साथ चलने वाले कभी डरे नहीं, ना मुकदमों से डरे, ना लाठी डंडों से डरे। क्योंकि हमको पता है कि अगर लड़कर शहीद हो गए तो हमारा भी नाम उन महापुरुषों में होगा, हमें भी पूरा भारत जानेगा। क्योंकि भीम आर्मी ऐसा संगठन है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। और ये फैला कैसे है? हमारे समाज के लोगों के बदौलत फैला है। क्योंकि हम लोग धीमे धीमे कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहे हैं। आपने देखा होगा अभी एटा जिले में कलश यात्रा रोक दी गई, कितने लोगों ने देखा? बस हमारे जो नवयुवक हैं उन्होंने देखा। क्या आप लोग समाचार नहीं देखते? अखबार तो आते होंगे, हर गांव में बहुत जगह जो मंगाते आते हैं। रेडियो वगैरह होगा, रेडियो। अब मोबाइल तो है सबके पास बड़ा बड़ा। अब मोबाइल में क्या देखते हैं आप लोग? फिलहाल जो कोई यहाँ के गांव के जो लोग हैं, जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर ऐसी कोई घटना आती है तो सभी लोग अपना आसपास बिठा के पूरे गांव में फैलाया करें। जैसे हमारी माताएं बहनें कोई छोटी सी बात होती है तो धीमे धीमे करके पूरे गांव में फैला देती हैं, वैसे ही आप लोग बनिए कि हमारे समाज के प्रति जब कोई बात आए तो आप लोग जाकर इनके कान में डालिए, आप उनके कान में डालिए, इससे हमारे समाज के बीच फैल जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि एटा जिले में कलश यात्रा रोकी गई। क्यों रोकी गई? इसलिए ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने 14 अप्रैल को बाबा साहब की जब रैली निकल रही थी तब उन लोगों ने रोका था। उस समय तो हमारे समाज के लोगों ने सब्र का घूंट पी लिया, बेइज्जती का घूंट पी लिया। लेकिन जब उनका समय आया, जब उनको बेइज्जत करने का टाइम आया तो उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और यह कैसे मुमकिन हो पाया ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के लोग संगठित होकर एक साथ लड़े। अगर हम लोग एक ही काम को अलग अलग रहकर करते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, ताकत ज्यादा लगेगी, पैसा ज्यादा लगेगा, हर चीज ज्यादा लगेगी। और अगर एकजुट होकर कोई काम करते हैं तो उसमें कोई समय नहीं लगेगा, सबका संघर्ष होगा, सब लोगों को मजा भी आएगा। ऐसे ही हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जो कि अपने समाज के लिए लड़ते रहते हैं दिन रात, आज भी देखते होंगे जब से वो सांसद बने हैं तब से उन्होंने संसद भवन में एक भी छुट्टी नहीं की। क्या उनको आराम करने का मन नहीं होता है? क्या उनको घूमने का मन नहीं होता है? बताइए, क्या उनके पास काम नहीं होता है? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? सबके हैं ना। लेकिन हमारे समाज का क्या रूल है? वो अगर टीवी पा जाए तो टीवी में मस्त हो जाता है, फिर अगर बीवी आ गई फिर बीवी में मस्त हो जाता है। होता है ऐसा नहीं होता? और जो टीवी और बीवी छोड़ देते हैं वो दारू में मस्त हो जाते हैं, है ना। तो पहले तो अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा वो ऐसी दरिद्र चीज है जो आदमी को दाने दाने को तरसा देती है। जो दारू पीता है, सुबह से शाम दारू पीता है, उसके बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते हैं, उसके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आ पाती है। और यह वही दारू है जिसने हम लोगों के हक अधिकार छीन लिए। क्योंकि ऐसा समय था जब कुल भील राजा हुआ करते थे। हमारे पासी समाज के इतने राजा हुए, हिरण्यकश्यप, उनके लड़के प्रहलाद को नशेड़ी बनाकर ही उनके पूरे साम्राज्य को लूट लिया गया। और हिरण्यकश्यप एक ऐसा राजा था जिसका डंका विदेशों तक में बजता था या नहीं बजता था? आप लोग अगर पढ़कर देखेंगे अपने समाज की पुस्तकों को, क्योंकि जो अभी जो एनसीईआरटी के कोर्स वगैरह हैं उनमें इतना हमारे समाज के महापुरुषों के बारे में नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे, और हम लोग जान गए तो हम लोग जाग जाएंगे, और जाग गए तो इनकी लंका लगा देंगे हम लोग। फिर देर नहीं लगेगी इन 15% को भगाने में। अपना बोरिया बिस्तर जैसे भीख मांगने से पहले वही दिन इनके आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों की वाणी जान जाएंगे। इसीलिए ये चाहते हैं कि यह समाज जब तक सोया है उसको सोते रहने दो, जगाने की कोशिश ना करो।
मारना है कहीं अलग ले जाकर मार लो, ताड़नाएं कहाँ ज़्यादा होती हैं? जहाँ हमारा समाज कम है। होती है नहीं होती? क्या कभी देखा है कि यहाँ किसी मारा गया हो, किसी की गोली मार दी गई हो? और मारा उसको जाता है जब फूट डलवा दी जाती है, आपके बीच में फूट डाल दिया कि आपको अलग मारा जाएगा, इनको अलग मारा जाएगा। ना आप इनके लिए बोल पाएंगे ना ये आपके लिए बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी तो पहले से तनी हुई है। इसीलिए मैं सभी से कहूँगा, जिनकी खेत की लड़ाई, बकरी भैंस की लड़ाई हुई हो, वे लोग अब अपनी लड़ाई को छोड़ें और हमारे भीम आर्मी परिवार में शामिल हों। और इसमें शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा, एक तो आपके बच्चे जो कि ऐसे ही कंचा खेलते रहते हैं, गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं, गेंद ताड़ी खेलते रहते हैं, उन लोगों को पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया। उन लोगों को शिक्षा के बारे में पता लगेगा कि इन्होंने कितना क्या शिक्षा की जाए और कहाँ तक हमको पढ़ना है, तब जाकर हम अपने समाज के लायक बन पाए। और दारू पीने से क्या होगा, हमारे क्या शरीर को हानि होगी, हमारे मस्तिष्क को क्या हानि होगी, ये भी शिक्षा से ही मालूम पड़ेगा। और ये बताने का काम हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे आज आए हैं, कल भी आएंगे, परसों बुलाएंगे आप लोग, तब भी आएंगे। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, अगर हमारी बहन बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो आप लोग हमें कॉल करिए, हम लोग आएंगे। कोई ना न्याय दिला पाए तो भीम आर्मी को याद करिए, क्योंकि भीम आर्मी के डंडा और झंडा दोनों ही मजबूत है। और जहाँ जरूरत पड़ती है डंडे की, वहाँ हम लोग जरूर काम लेते हैं डंडे से, और जहाँ जरूरत पड़ती है झंडे की, वहाँ हम लोग काम लेते हैं झंडे से। आपने देखा होगा कि हमारे जिलाध्यक्ष करण वर्मा पासी लगातार हमारे जिला में संघर्ष कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो लोग फेसबुक चला रहे हैं, तो उनके पर वीडियो आती होंगी। अभी हम लोगों के चौसार गांव में, हरपालपुर ब्लॉक लगता है, ग्राम चौसार है, थाना अरवल, वहाँ एक घटना हुई। वहाँ 4 लोगों को इन मनवादियों ने मारा। अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, ना कोई मदद कर रहा है। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। गए, पहले तो वहाँ कोई पुलिस नहीं जाती थी। जैसे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पूरे थाने का सीओ हरपालपुर, SHO हरपालपुर, सभी लोग, जितना पुलिस प्रशासन था, सब आया वहाँ पे। ये ताकत किसकी है? बाबा साहब की है। ये ताकत किसकी है? माननीय काशीराम साहब की है। ये ताकत किसकी है? हमारे महापुरुषों की है, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। और अगर हम लोगों के पास संविधान ना होता, क्या हम लोग वहाँ जाकर उन पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठा पाते? नहीं उठा पाते। फिर कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना आ जाता, कितना भी बड़ा, पहले डाकू हुआ करते थे, हमारे समाज के लोग हुआ करते थे, तो कितना भी बड़ा डाकू क्यों ना आ जाता, लेकिन वहां पर खुलेआम मिलने जाने नहीं आ पाता, ना उनकी आवाज उठा पाता, कभी नहीं उठा पाता। लेकिन यह ताकत, यह सम्मान हम लोगों के संविधान की वजह से मिलता है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर मार पड़ती है, हम लोगों के हक अधिकार छीने जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ भागते हैं? थाने को भागते हैं। तो वो थाना संविधान के अंतर्गत आता है। और जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, लेकिन जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, उनको कोई परेशान करता है, वो भी थाने को जाते हैं। अभी देखा होगा हमारे जिले के SP, उन्होंने जब परिवहन के लिए सशक्त हुए, तो सभी लोग गांव से सभी लोग हेलमेट लेकर जाते थे। इसमें वो लोग भी शामिल होते थे जो कहते थे कि हम संविधान को नहीं मानते। जो दिन रात उनकी बुराई करते थे, वो लोग भी इसमें शामिल होते थे, वो लोग भी लगा कर जाते। तो ये ताकत किसकी है? ये संविधान की ताकत है कि आपको आपके हक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा, तब जब आप लोग जागे हुए होंगे। क्योंकि हक अधिकार की आवाज सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोग ही उठा सकते हैं। मरा हुआ व्यक्ति उठा पाएगा क्या? वो आपके पास खाने पीने के लिए आएगा? आप लोग इतना सब कुछ करते हैं, कोई मर गया वो दोबारा लौट कर आया कभी? स्वर्ग नरक के लिए डरते रहते हैं। जो मरकर गया उसने कभी आपको लौट कर बताया है कि स्वर्ग ऐसा है, नरक में जो बोलते हैं कढ़ाई में भुने जाओगे, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, ये कभी किसी ने बताया आकर लौट के? जब नहीं बताया तो आप लोग क्यों विश्वास करते हैं? और मैं कहना चाहूंगा, पूजिए अपने क्षेत्र के जिला अधिकारी को, दोस्ती रखिए अपने नेता विधायक से,
और प्रधानमंत्री के दोस्त बन गए तो आपके पूरा देश ही आपका होता है नहीं होता। आप देख रहे होंगे अभी जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं कौन है, आप लोगों को पता है, पूंजीपति लोग। वो लोग मजा उड़ा रहे हैं नहीं उड़ा रहे हैं? हमारे हक अधिकारों को, हमारी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हम लोग भुगतेंगे। उनके पास तो कारें हैं, उनके पास एरोप्लेन है, उनके पास ट्रेनें हो जाएंगी, लेकिन दिक्कत किसको होगी? हम लोगों को होगी। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी इतने बड़े बड़े हैं इनको होगी, क्योंकि जब आएंगे वो समय जब उनके लिए पास संसाधन नहीं होंगे और हमारे बुजुर्ग लोग पीड़ित होंगे, बीमार होंगे, आपके पास मोटरसाइकिल ना हो, आपके पास कार ना हो, आप लोगों को दिक्कत लगती है। ये सड़क नहीं थी, कीचड़ हो, बरसात के टाइम में फिसलोगे तो दिक्कत लगेगी। इसलिए अगर अभी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, धीमे धीमे करके संविधान तो ऊपर ही ऊपर रखा रहेगा, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, उसको अंदर अंदर खोखला कर देंगे। और हम लोग तो आईपीएल में मस्त रहते, ड्रीम 11 में मस्त रहते। जुआ खेलना है तो ड्रीम 11 पर खेलो, एमपीएल पर खेलो। सट्टेबाजी करनी है, आईपीएल आ जाता तो ऐसा गांव का कोई युवा नहीं जो सट्टेबाजी ना करता हो। हर कोई ड्रीम 11 पे टीम बनाता है नहीं बनाता? अब बताओ, जो टीम बनाता है उसमें करोड़ों टीम खेलती हैं। अब 49 रुपए करके करोड़ों लोग देते हैं, ठीक। अब इसमें फायदा किसको होता है? जिसने ऐप बनाया उसको। आप लोग करोड़ के चक्कर में रोडपति बन जाओगे। ऐसे कई लोग हुए जिनके खेत बिक गए, जुआ दारू में पता नहीं कितना लोगों की संपत्ति हुआ करती थी, वो बिक गई। ये चीज़ें ठीक नहीं है, और ये चीज़ें उनके लिए हैं, किसके लिए? जो मनवादी लोग हैं। वो लोग खेलें, खूब पिए, कुछ भी करें, अपने लोगों से क्या मतलब? आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो। अपने समाज को जगाओ, अपने परिवार को जगाओ, और अपने गांव, क्षेत्र, मोहल्ले को इतना विकसित बनाओ। अपने गांव से पहले जब अफसर आप होंगे, अपने गांव से पहले विधायक, पहले प्रधान जब आप होंगे तो आके लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। और हमारे लोग प्रेरणा किसकी देते हैं कि हम एक पौवा पीते, तुम 2 पियो। हो जाए हो। लड़ाई किससे होगी? हमारे सामने एक घटना आई थी कि जैसे 2 परिवार हैं, तो उनमें से लेड़ियां नहीं पकड़ियां करती हैं, ये तो झाड़ू लगा के उनके मोहरत कर दे उन्हें। अब वही हुई मुआ चावल, लड़ाई हुई उनमें। लड़का उन पुरुष ज़्यादा है, लड़की औरतें ज़्यादा हैं। क्योंकि इसलिए लड़ती है क्योंकि उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, उन लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है। और जो पढ़ी लिखी महिला होगी वो कभी भी इन चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, ठीक है। फिर धीमे धीमे लड़ाई पुरुषों तक पहुंची, अब पुरुष भी उसमें लड़ने लगे। लाठी डंडे निकल आए तो 1-2 का कत्ल भी हो गया। अब बताओ, वो परिवार, किसी ने भी कत्ल किया, जैसे आपने कत्ल किया, आप लोग, अब तो 302 का मुकदमा आप पे लग गया। अब आप लड़ते रहेंगे, पैसा भी खाली होगा। अगर वही पैसा आप अपने परिवार के किसी भी बच्चे पर, वो फालतू में गया समझो, किसी भी बच्चे पर, अपने गांव घर के किसी भी बच्चे पर लगा देते और कहीं वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा पद पा जाता, तो आपके लिए कितना अच्छा होता, आपके गांव का कितना नाम रोशन होता नहीं होता? क्योंकि हम देखते हैं, अगर किसी भी गांव से एक पुलिस वाला निकले तो आदमी कहता है कि हमारे गांव से भैया वो निकल गए, फलाने के लड़का हो गए। और भले उनकी लड़ाई होती, टिक होते कि हमारे गांव से भैया इतने लोग हैं पुलिस में, यहाँ इतने लोग पढ़ाते हैं, इतने लोग एसडीएम है, इतने लोग डीएम है। ऐसा होता है नहीं होता? भले ही लड़ाई भी हो। तो ये चीज़ है कि जब हम लोग अपना समाज की तारीफ उस समय करते हैं तो अपने समाज के साथ उठ बैठ कहा नहीं सकते। क्यों नहीं उनके में खा पी सकते हैं? क्यों उनके जूठा पानी नहीं पी सकते? कोई दिक्कत हो जाएगी? आपने देखा होगा इन मनवादियों को कि सबकी शादी सब में हो जाती है, होती है, तो कितने लोग हैं लेकिन फिर भी सब में हो जाती हैं। और एक चीज़ और देखी होगी आपने कि हमारे समाज का कोई एसपीडीएम बन जाए, ठीक है, अब वो फट से अपनी लड़की को उनके साथ भेज देंगे, उनकी शादी उससे कर देंगे। तब कहीं नहीं जातिवाद आएगा, तब कभी भी बीच में नहीं आती, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारा काम किससे होगा? पावर से होगा। हमारा काम किससे होगा? पैसे से होगा। होता है नहीं होता? सरकार जब हमारी होगी तो हमारी सुनवाई होगी। सरकार जब हमारी होगी तो हम लोगों को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मूर्ति लगाने के लिए। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बताओ? किसी काम के लिए अगर हमको अभी दफ्तरों तक भटकना पड़ता है, लेकिन जब अपनी सरकार होगी तो यहाँ आएगा अधिकारी, यहाँ आकर काम करेगा और हाथ जोड़कर कहेगा दादा आप
दौड़ो नहीं, हम काम करेंगे। होगा या नहीं होगा? तो यह समय कौन लाएगा ये बताइए हमको। आप लोग मिलकर लाएंगे। पहले आप लोग अपने गांव को इकट्ठा करिए, क्योंकि हमको पता है आपके गांव 2 ही ग्राम सभा है, 2 ही गांव आते ग्राम सभा में, 2 गांव आते। लेकिन मजा कौन लूटता है? वो 4 लोग जो कभी भीख मांगा करते थे, आज उनकी मीलें चल रही हैं। चल रहे थे जो बूढ़े बाड़े लोग हैं, क्योंकि हमारे पापा भी बताते हैं कि वहाँ के लोग पीछे भीख मांगा करते थे, और यहाँ की जगह जमीन हम सब हमारी होती थी, आज उनके पास इतनी जगह है। कभी दिमाग लगाया आप लोगों ने? लेकिन दिमाग लगाएगा, दिमाग तो हम लोगों को लगता है सिर्फ और सिर्फ दारू और पूरा दिन पत्ता खेलते रहेंगे, उसमें कोई समय बर्बाद नहीं। अगर यहाँ पे कोई बैठा होगा कहना बेफालतू में ये बोल रहा है, बोल कर चले जाए, हमको क्या करना? फिर कल आएंगे, अपने गड्डी लेंगे, आराम से पत्ते खेलेंगे, आराम से दारू पिएंगे, और किसी से हमको क्या करना? रोटी वैसे भी खानी, रोटी ऐसे भी खाएंगे, ये तो वैसे। लेकिन आप लोग देखते वो खा रहे पनीर, आप लोग खा रहे लोन मिर्चाएं, तो इसमें गलती किसकी है? अपनी है। जहाँ पर हमारे लोग हम 400-500 और वहाँ पर 50 लोग शासन करें, तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। हमारे दिन रात बोलते थे, हम बोल रहे थे, तो गलती हमारी है, हमारे समाज के लोगों की है कि अब हम लोगों को कसम खानी है कि अपने गांव से, भले ही आप लोग सभी लोग मिलकर, दोनों 2 गांव है, दोनों लोग विचार विमर्श कर लीजिए। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो भी भाई आपको लोगों को अच्छा लगे, अपने समाज के हक अधिकारों को उठाने वाला हो, अपने समाज की आवाज़ों को बुलंद करने वाला हो। ये नहीं कि हमारे समाज पर कल आदमी मारा जाता हो, कहता चुप बैठो, तुमसे क्या है, ऐसे ये लोग करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है आप लोगों को, ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो किसी भी चीज से डरे ना, मरने जीने से ना डरे, और परिवारवाद लेकर संग में ना चले। ऐसा व्यक्ति जब आप अपने गांव में चुनेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका गांव इतना विकसित होगा कि हम लोग भी जब आएंगे तो ये नालियों में कीचड़ नहीं मिलेगा हम लोगों को। सब साफ सफाई का काम किसका होता है? जो गांव का प्रधान मुख्य होता है उसका होता है। वो लोग चाहें तो गांव एकदम जुगनू की तरह जगमगाएगा, लेकिन वो काहे चाहेंगे? क्योंकि इसमें जब दलित रहते हैं, सब दलित बस्ती के लोग रहते हैं, वो काहे चाहेंगे? उनको पता है कि इन लोगों को जितना गंदगी में रखेंगे उतना ही हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। उनको पता है अगर इनको पनीर खिलाने लगे तो हम लोगों का पनीर छिन जाएगा। उनको पता है कि अगर इनको हम लोगों ने दारू नहीं पिलाई तो हम लोगों के घर में काम कौन करेगा, हम लोगों के घर का गोबर कौन डालेगा, हम लोगों के खेत को कौन बचाएगा। और ये लोग कैसे हम लोगों को लड़ाते हैं? 2-2 बीघा सबके नाम पर अपना खेत जो है 2-2 बीघा दे दिया। 50 बीघा है किसी के पास, 2 बीघा तुम्हें दे दिया, 2 बीघा तुम्हें दे दिया, 4 बीघा दिया। अब 4 बीघे के चक्कर में कहेंगे फलाने उसमें भी खाद पानी डाल दो, करवाते ही नहीं करवाते। 5 बीघा दे दिया, 50 बीघा की मजदूरी करा ली आपसे, और आप करेंगे खाली 5 बीघे के चक्कर में 50 बीघे की मजदूरी करेंगे। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारे बुजुर्ग लोग बहुत बुद्धिमान हैं, हम अभी नवयुवक हैं। आप लोग जो विचार हमको देंगे उन्हीं विचारों पर हम लोग चलेंगे। और ऐसी कई बातें जो हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोगों को साथ में मिलकर विचार जरूर करना होगा। विचार आपकी तो जिंदगी बीत गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आपने विचार नहीं किया तो आपकी पीढ़ी भी दर-बदर भटकेगी। हम लोग तो चले जाएंगे, आज आए कल भी आएंगे, जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आएंगे, लेकिन आते रहेंगे और आप लोग नहीं समझेंगे तो हम लोगों के पास से कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे पिताजी सरकारी नौकरी वाले हैं, हमको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे धूप में मरने की, ठीक है ना, कोई ज़रूरत थी किसी के समाज से लेने देने की। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हैं, बड़ा बड़ा रुपया पैसा आ रहा है, लेकिन समाज की बात करने में उनको शर्म आती है, चमार कहने में उनको शर्म आती है, पांची कहने में उनको शर्म आती है, अपनी जात बताने में शर्म आती है। और ये शर्म कहाँ से आती है? क्योंकि वो लोग उन बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, इसलिए शर्म आती है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं पासी हूँ। हमारे साथ जो भाई चमार भाई रहते हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम चमार हैं, और हमारे साथ जो धोबी धानुक पाल समाज के लोग रहते हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम फलाने हम फलाने हम फलाने हैं। और ये गर्व कहाँ से आता है हमारे अंदर? हमारे महापुरुषों की बदौलत, हमारे करण भाई की बदौलत, हमारे चंद्रशेखर भाई की बदौलत, इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। आप देखते होंगे आए दिन हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किए जाते
नहीं आवाज उठाता है। और हमारी भी समाज की महिलाएं वैसे तो खूब चवड़ चवड़ करेंगी, वो खुद अपने जब उनकी समझ लो उनकी जात जैसे है तो महिला पुरुष, तब उनकी जाति पर समझ लो वो जाति है। जब उनकी जात की स्त्री पर जब दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उनका रेप किया जाता है, तो वो लोग खुद ही आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। वो और कहीं बैठो हम पुलिस फाटक चक्कर में पड़ी हो तो अपने नुकसान है, लेकिन ये नहीं होता है। ये हम लोग को नहीं करना है। हमारे साथ अगर कुछ होता है तो सीधे पहले हमारे बाबा सामने पुलिस स्टेशन बनवाए हैं, उनसे ना काम चले तो कोर्ट कचहरी बना है, उनसे ना काम चले तो हाई कोर्ट बना है, अगर हाई कोर्ट से भी काम ना चले सुप्रीम कोर्ट बना है, अगर उससे भी ना काम चले तो हम लोग हैं, हम लोग आपके साथ सड़क से उस सुप्रीम कोर्ट तक देंगे जहां तक जब तक आपको हक अधिकार आपके मिलेंगे नहीं, जब तक आपको हम न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक ये अमन पासी, ये करण वर्मा पासी का छोटा भाई, ये चंद्रशेखर रमण का छोटा भाई चुप नहीं बैठेगा। तो आप लोग सभी लोग जो हमारे बुजुर्ग जन हैं वो लोग हमारे जाने के बाद विचार विमर्श जरूर करिएगा किस पर, कि अपने गांव से इस बार चुनाव आ रहे हैं 2026 के। मैं ये नहीं कहता हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता को लड़ाओ, मैं ये नहीं कहता, लड़ाओ ऐसे व्यक्ति को जो आपकी बात करे, जो आपके लिए लड़े, जो आपके गले मोहल्लों को, आपके बच्चों को पढ़ाने का काम करे। ये नहीं कि आपको 50 रुपए दे दिए कि जाओ दारू पी के रहो। आप दारू पिएंगे, आपके बच्चे दारू पिएंगे, आप लड़ाई करेंगे, आपके बच्चे लड़ाई करेंगे, और आप सज्जन व्यक्ति बनकर घूमेंगे तो आपके बच्चे भी सज्जन बनकर ही घूमेंगे। होता है नहीं होता? क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है वो अपने बाप, दादा, दादी इनसे सीखता है। हम जो सीखे हैं अपने बाप से सीखे हैं, हम जो सीखे हैं अपने महापुरुषों से सीखे हैं, है ना। और ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सब पढ़ाई की बदौलत है। अगर मैं अनपढ़ होता तो मैं भी गलत सलत बोलता। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 1949 को 2049 में तब्दील कर दिया, अभी 2049 लगा नहीं बोला। अब यही अंतर होता है पढ़े लिखे व्यक्ति में, एक सज्जन व्यक्ति में, ये अंतर होते हैं। और उनको क्या मालूम बहन बेटियों का दर्द, जिनकी बहन बेटियां हैं ही नहीं, क्या जाने उनका दर्द। इतना अत्याचार सिर्फ और सिर्फ दलित के साथ ही क्यों होता है, ये हमको नहीं समझ आता है। रेप होते हैं हमारे समाज के बेटियों के साथ ही क्यों होते हैं? कभी उनके साथ हुए? कभी उनकी समाज की महिलाओं को कोई आंख उठाकर देखता है? कभी सुना कि उनकी फलाने की लड़की के साथ ऐसा हुआ, फलाने की लड़की ऐसा किया, हुआ कभी? और तो वो लोग हमारे साथ ही दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे लोगों को अपने संगठन में लेंगे, SC ST OBC को संगठन में लेंगे। अनेकों संगठन आप लोग जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अनेकों संगठन ऐसे हैं जिसमें SC ST OBC के लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वे उनको लड़ा सके। अगर कोई मृत्यु हो तो उस समाज की हो, अगर कोई हानि हो तो उस समाज की हो। और हमें आराम से राजनीति करनी है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने लड़के बच्चों को विदेशों में पढ़ाना है, और धर्म के नाम पर लड़ाना किसको है? SC ST OBC लोगों को। आपने देखा होगा अभी राजस्थान में हमारे समाज का व्यक्ति मूछे पर ताव देकर बुलेट चलाता था, तो OBC के समाज के एक लड़के ने उसका हाथ ही काट दिया। अब क्या दिक्कत होती थी उसको बताइए, जब उन मनुवादियों को नहीं होती, लेकिन उनको क्या दिक्कत होती थी जो हमारे समाज के लोग हैं, जिनको ट्रीट हम लोगों की तरह ही किया जाता है। क्या पहले क्या था? पहले जो हालत हमारी थी वही हालत एक OBC की थी। ठीक, आपने देखा होगा जो हमारे नवयुवक हैं, हमारे जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जरूर सुना होगा। जब वो प्रोफेसर का एग्जाम पास किए तब वहाँ के जो चांसलर था, काउंसलर जो था, उसने बोला कि अब अहिर गडरिया के बच्चे पढ़ाई करेंगे और हमारे बच्चों से आगे जाएंगे और हम लोगों को ही पढ़ाएंगे। जिनका काम गाय भैंस चराने का है वो अब हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आकर पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखते होंगे इन लोगों से ये सब देखा नहीं जाता है। अभी यहाँ से जाने के बाद वही लोग आपको भड़काएंगे कि यहाँ आकर आप लोगों को कुछ भी बता के चलेंगे, आप पौवा लो, आराम से मस्त रहो, जिंदगी जियो। इसके अलावा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। और आपने देखा होगा कि हमारे समाज के जो भाई बंधु हैं
वो पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई आज के दिन में इतनी महंगी कर दी गई है, जिसकी बदौलत देश में क्रांति आती है। पढ़ाई की बदौलत आती है नहीं आती? देश में रोजगार बढ़ते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब पढ़ाई की बदौलत ही होंगे। उस पर भी 18% जीएसटी लगाई जाती है। कॉपी, कलम, किताब आप खरीदने जाएंगे, उस पर भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। जबकि शिक्षा नीति को इन सरकारों को फ्री में करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं। हमारे समाज जितना गरीब है वो हम जानते हैं। उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो विदेशों तक में भेज के पढ़ा लेते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग आने वाले समय में प्राइमरी तक में नहीं पढ़ा पाएंगे अगर इसी तरीके से सोते रहे। आपने देखा होगा कि जगह जगह पे दारू के ठेके खुले जा रहे हैं। खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे? वो किस लिए खुल रहे हैं? चुनाव आ रहा है, अभी सबको दारू मिलेगी, अब सब दारू पी के मस्त रहेंगे और जाकर वोट दे देंगे उसी को। ऐसा होगा या नहीं होगा? और जब जो आप पर 5 रुपये खर्च करेगा तो 50 रुपये कमाएगा भी आप पर, कमाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपके गांव का विकास हो पाएगा? कि जो आपसे 50 रुपये आपको बचाएगा तो वो कभी विकास करा पाएगा? क्योंकि 5 रुपये उसको फिक्स रखने हैं, रखने या नहीं रखने? क्योंकि आगे के चुनाव के लिए भी रखने होंगे कि इस बार जब आपने लिया है तो आगे भी लेंगे, तो 5 रुपये उसके लिए मिलेगा, तो 60 रुपये आपके बर्बाद चले गए। अब यही काम आप लोग 5-5 रुपये देकर किसी व्यक्ति को खड़ा करिए, चुनाव लड़वाइए, तब उससे आप जूता मार कर भी काम करवा सकते हैं। करवा लेंगे नहीं करवा लेंगे? आपको दर दर भटकने की को नहीं होगा, आपको किसी के तलवे चाटने को नहीं होंगे, और आपके सब काम मिनटों फटाक से हो जाएंगे। आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि ये ऐसा कर दो दादा, ऐसा कर दो दादा, वैसा कर दो। और मैं बताना चाहूँगा अपने चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को, जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं। वो अपने सहारनपुर से